से तो तुम लोग को पता होना चाहिए डिटेल में रीजन भी क्या होता है, बिकॉज जब तक साइंस नहीं जानोगे तब तक मजा नहीं आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। तो इसलिए साइंस बताएंगे इसके पीछे की। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। चल जा कंजरिया। यस गाइस एंड गाइस, अटेंशन को पे करेंगे, ध्यान से सुनो। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप है ना, एसओ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन की वैल्यू। एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब छोटू होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे देखो जरा, वननेस वननेस का ओवरलैप है, ठीक है, और यहाँ पे वननेस टू एस है, तो यहाँ पे दोनों ही छोटू है, और यहाँ पे क्या है, एक छोटू एक बड़ा है। फिर ये दोनों और बड़े हैं और ये दोनों और ज्यादा बड़े हैं। तो जितना ज्यादा क्या बोलते हैं एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। एग्जाम्पल करवाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखते जाओ भैया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया वननेस और वननेस, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग टू एस, और एक ले लेंगे थ्री एस का ओवरलैप, और पूछेंगे भैया ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप कौन सा है, तो वन एस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आएगा? क्लियर? अगर दे देंगे ऐसा वन एस और क्या बोलते हैं यहाँ पे दे देंगे वन एस और टू एस, और यहाँ पे दे देंगे टू एस और थ्री एस, बताओ भैया। तो अपने दिमाग को सही से यूज करना। क्लियर हो गया? कुछ बच्चे आते हैं नालायक, बोलते हैं सर वन माइनस वन तो जीरो होता है और ये वन माइनस टू होता है, तो ये माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, मैं शिवाय दूंगा, उससे पहले समझ जाओ इसको। ये बीच में माइनस का साइन नहीं है, ओवरलैपिंग बताया हुआ है। बच्चे बोलते हैं सर वन माइनस टू है। क्लियर है? तो ऐसा करने का नहीं, सही में शिवाय दूंगा। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब सवाल ये आता है सर, एक दे देंगे थ्री एस, समझ में आया, और एक दे देंगे भैया यस, ऐसे दे देंगे, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, तुम्हारी वीक होती जाएगी। क्लियर? अब बात करते सर, ये सब तो ठीक है, पर अगर ऐसा दे दिया तो टू एस दे दिया, टू एस टू पी दे दिया, और फिर क्या बोलते हैं टू पी दे दिया, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो टू 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 आ जाएगा। सही है? ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू। तो अब ऐसी जगहों पे क्या करने का, तो जब अगर एन की वैल्यू सेम है, किसी वैल्यू सेम है, एन की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो हम लोग क्या देखेंगे, परसेंटेज पी। क्या देखेंगे? परसेंटेज पी कैरेक्टर। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, इफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। तो बट कंडीशन क्या है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अपने मन मर्जी से पहले मत कर देना, ठीक है, कि सर क्या बोलते हैं डायरेक्टली परसेंटेज पी कैरेक्टर, पहले एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, तभी ये रूल वैलिड होगा। तो पीपी वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिर एसपी वाले, और फिर एसएस वाले। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो जरा ये वाला, तो किधर गई किधर गई। हाँ लगाओ, ऑर्डर लगाओ, चलो फटाफट। रब बुक में ऑर्डर लगाओ जल्दी जल्दी। 10 गिनता होते मुझे जहाँ चाहिए, 10। वसुधा देख ले, अभी बाल मेरे बड़े बेटा। ठीक है, मेरे तुझसे ज्यादा होंगे, हमेशा जीत जाऊंगा कॉम्पिटिशन। अरे हरिओम, जब तक तू पेन निकालेगा तब तक हो जाएगा क्वेश्चन। नाले कब से यहाँ वहाँ किताब ढूंढने जा रहा है, पेन ढूंढने जा रहा है, जल्दी निकाल। अच्छा आंसर बताओ, क्या आ रहा है? पागल बच्चों, माया टीवी में आगे शर्म नहीं आ रही? जल्दी जल्दी आंसर निकाल के बताओ, चलो। हाँ, वन सबसे पहले क्या आ रहा है, वन एस टू एस, वन एस टू पी? ये पहले आ रहा है कि सबसे? हाँ नेक्स्ट बोलो कौन सा आ रहा है? वन एस टू एस आ रहा है पक्का? पर टू पी पहले आना चाहिए, तो पीपी वाला ये ज्यादा पहले आना चाहिए। नहीं, पहले एन की वैल्यू देखेंगे, सही है क्या? हाँ नेक्स्ट क्या आ रहा है बताओ जरा, टू पी। अब टू पी के बाद बताओ चलो कौन सा आ रहा है। हाँ, थ्री पी पक्का? हाँ तो थ्री पी नेक्स्ट बोलो चलो। थ्री एस या थ्री एस फोर पी, ये तो एस पी है ना, तो ये पहले आना चाहिए। हाँ गुड, समझदार बच्चे हो। अच्छा बच गया, शिवा देता भी थे तो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या टेंशन है, रोज ही खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, दे दो, आप भी दे दो बाकी लोग भी दे रहे हैं। समझ में आया सब लोगों को कैसे करना है? अनुष्का क्लियर हो बेटा? ठीक है, खून की कमी तो नहीं है बेटा? है ना? खून में बाल धो रही है ना रोज? यस। बढ़ते आगे, अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों? ठीक है, रीजन समझे, क्या हो बेटा? फिर से बताऊं ये वाला? ओके सुनो देखो ये अब देखो जरा, इसकी एन की वैल्यू वन और टू है, ये वन और टू है, और ये टू टू है, तो सबसे छोटी तो एन की वैल्यू वन टू रहेगी। तो सबसे पहले ये दोनों आगे, अब इन दोनों में कौन रहेगा, फिर इन दोनों में क्या देखेंगे, एस।
तो ये तो एस एस है, और ये क्या है, एस पी है, तो एस पी वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर एस एस वाला आएगा। फिर उसके बाद अब ये होने के बाद फिर टू टू देखेंगे, तो टू टू वाले नेक्स्ट है, तो टू टू वाला से नेक्स्ट है, तो टू टू वाले, तो टू टू वाले आगे। फिर देखेंगे कौन से आएंगे, थ्री थ्री, और फिर ये थ्री फोर है, थ्री थ्री वाले छोटे होंगे, थ्री थ्री वाले नेक्स्ट, तो थ्री थ्री, अब थ्री थ्री में थ्री पी ज्यादा स्ट्रांग होगा, एन की वैल्यू, फिर थ्री एस, और लास्ट की कौन सा बचेगा, थ्री एस फोर, बिकॉज ये थ्री और फोर है, तो ये बड़ा होगा, तो बड़ा वाला लास्ट में आएगा। ये पहले एन की वैल्यू देखते हैं, उसके बाद ये नहीं समझ में आया, मत पढ़ो यार। हाँ, हो गया इसको, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, इसका हुआ नहीं, इसलिए इसके तरफ फोकस करना चाहिए। ढक्कन भी गिर रहा है, छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है, किसका दिया पेन था ये। ठीक है, हरे कृष्णा, ध्यान देंगे, ठीक है, पे अटेंशन। हाँ, तो ऐसे जो है करना है सॉल्व, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, सवाल आता है सर ऐसा क्यों। ठीक है, तो अब देखो जरा, सब चीजें डिपेंड करती है, जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एका लोब मध्ये फक्त दोनच इलेक्ट्रॉन असतात मॅक्सिमम, किती में इलेक्ट्रॉन्स असणार, दोन। फॉर एक्झाम्पल एका एस ऑर्बिटलला ड्रॉ केलं, तर एक एस ऑर्बिटल जे आहे याच्यात आयदर वन इलेक्ट्रॉन, आयदर टू इलेक्ट्रॉन। मग सिमिलरली एका पी ऑर्बिटल मध्ये एक आणि दोन, बरोबर का। मग एका पी ऑर्बिटल मध्ये दोनच येणार, अभी तुम बोलो सर पी में तो छह आते हैं, बट पी में टोटल कितने लोब होते हैं, तीन, सॉरी तीन टाइप के पी होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स वाले में दो, पी वाई वाले में दो, और पी जेड वाले में दो, तो ऐसे करके छह होते हैं, समझ में आएगा। तो पी वाले में भी दो लोब होते हैं, और दो लोब में एक इधर एक इधर, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो ही और इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्लियर हो गया क्या। अब जब ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सही है, एक लोब में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। तो क्योंकि हमने देखा था अनपेड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अनपेड। अब इसके भी एक लोब में, ठीक है, यहाँ पे तो चलेगा, इसके एक लोब में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए तभी ओवरलैपिंग होगी। अब लोब में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ध्यान से सुनो। एक ऑर्बिटल जो होता है, एक ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ध्यान सुनना मैं क्या बोलता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर है। एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है द मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, मॅक्सिमम प्रोबॅबल डेन्सिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन। एका इलेक्ट्रॉनला फाइंड आउट करण्यासाठी मॅक्सिमम कुठे तो पाऊ क्या बोल सकते, मिल सकता है, हाँ, यस, भेटू शकतो, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रिंसिपल आया, उसका नाम पड़ता, अभी देखो जो मैं बताऊंगा ना बहुत सारी चीजें, इसमें दिमाग खराब होगा, बिकॉज साइंस बताऊंगा, इतने दिन मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता था, तुमको सिर्फ ट्रिक्स ट्रिक्स से ऐसा होता है ऐसा होता है, तुम लोग ट्रिक करके आंसर निकाल लेते हो, जैसे अभी हमने ट्रिक किया, ट्रिक से आपका आंसर निकल जाएगा, बट उसको साइंस समझने में थोड़ा दिमाग लगता है, तो ध्यान से समझना साइंस। नहीं समझ में आएगा तो वहां एफटीपी से निकल जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं, तंबाकू नीचे बेचो, है ना, दुकान लगाओ, रेडी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, तेरे को देखिए बेटा, ज्ञानेश्वरी पहले प्राची बोले ये ज्ञानेश्वरी बेचेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो देख तो जाओ, ध्यान सुनो। क्या होता है, एक ऑर्बिटल जो होता है, एक प्रिंसिपल आया, नाम पड़ा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, क्या नाम पड़ा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में जो है, हाइजेनबर्ग बाबा जी क्या बोल के गए, कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और वेलोसिटी है, वो एक टाइम पे ऊपर आप पूरी की पूरी डिफाइन नहीं कर सकते। क्या बोला, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों की दोनों एक्यूरेटली एक टाइम पे नहीं बता सकते, उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वहां से ये जो कंसेप्ट निकला कि इलेक्ट्रॉन जो है, इजंट इट, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते, बिकॉज पोजीशन और वेलोसिटी एग्जैक्ट टाइम पे पता नहीं चल सकती। अब वेलोसिटी तो फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, वो होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, ये आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो फिक्स हो गई। अब वेलोसिटी फिक्स हो गई, तो फिर पोजीशन फिक्स हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि पोजीशन के बारे में क्या बताया, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों के दोनों एक टाइम पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ बता नहीं सकते। हम क्या बता सकते हैं, मैक्स प्रोबेबल रेंज बता सकते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कौन है इसका, लेते हैं ये, हाँ, आदित्य ना। आदित्य के घर पे हम लोग जाते, आदित्य बहुत दिन से आया नहीं, एक महीने से अकेडमी आया नहीं, तो हम लोग इसके घर पे जाते पूछने के लिए, भाई कि क्या हुआ, आया क्यों नहीं, तो इसकी मम्मी के पास जाते हैं, इसके घर पे जाते हैं, बेल बजाते, पूछते हैं आदित्य कहाँ है, तो इसकी मम्मी बोलती है, घर पे नहीं है। ठीक है, तो हम पूछते हैं कि भाई आप बताइए कहाँ गया आप, तो काकी बोलती है कि ये घर पे नहीं है, बोलती है, इसकी मम्मी को पूछे कहाँ गया होगा, घर पे नहीं है, तो इसकी मम्मी बोलती है, मुझे पता नहीं कहाँ गया होगा, बट मैं आपको बता सकती हूँ, या तो देखो पीछे हमारे बिल्डिंग, यहाँ पे ग्राउंड है क्रिकेट का, वहां पे होगा, या फिर ग्राउंड के बाजू में गर्ल्स हॉस्टल है, वो छूट रहा है, उसके यहाँ पे घूम रहा होगा। तो मैं आपको तो उसकी मम्मी लोकेशन बताई, बट कैसी लोकेशन बताई, मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन, क्या बताया, मोस्ट प्रोबेबल, वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता है, एग्जैक्ट हमें एग्जैक्ट पता है, हमें तो एग्जैक्ट पता है, बट उसकी मम्मी ने क्या बताया, मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बताता है, तो फिर इसकी अब देखेंगे, मान लो इसका घर ये है, अरे भाई पेन नहीं चला दिया लाल, हाँ इसका घर ये है, ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, क्लियर है, तो मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन ये इतनी हो जाएगी क्या, समझ में आया, तो इसे बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे,
एटॉमिक, एटॉमिक ऑर्बिटल का बताता है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबल डेंसिटी की कहां पे वो पाया जा सकता है, वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फिर इलेक्ट्रॉन की इमेज खींची। अब हमें कैसे पता चला सर कि एस का शेप जो है गोला ही है और पी का शेप डंबल है? सवाल आना चाहिए ना, एस गोला है और पी डंबल और डी डबल डंबल। तो क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगाई। कौन से पहले की? पहले इलेक्ट्रॉन की, जो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन कैलकुलेट की। कैलकुलेट करने के बाद मान लो हम फोटो खींचते हैं, फॉर एग्जाम्पल माना क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक बी जैसा है, हनी बी समझ में आता है तुम लोगों को? हनी बी जैसा है, हनी बी की मैंने फोटो खींची, तो हनी बी की फोटो खींची तो पहली फोटो में हनी बी मेरे को यहाँ दिखाई दी, सेकंड फोटो खींची तो यहाँ दिखाई दी, तीसरी फोटो खींची तो यहाँ दिखाई दी। ऐसे मैंने मिलियंस ऑफ फोटोज खींचे। तो मान लेते मैं 100 150 फोटोज खींचे, मैंने 100 150 फोटोज खींचने के बाद ऐसे 100 200 मैंने फोटोज खींचे। क्लियर? यस। अब ये इतने सारे फोटोज में कभी कभी इधर भी मिले, कभी कभी उधर भी मिले। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया बट यस, फोटोज खींचे। अब देखेंगे, बट मेरे को बताओ सबसे ज्यादा प्रोबेबल कहाँ पे है? इस एरिया में क्या? तो इस सर्कुलर एरिया को ही मैंने, ये स्पेरिकल एरिया इसलिए बोला। एस क्या होता है? स्पेरिकल। क्या होता है? पहले तो वननेस का जो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वननेस वाला, वो क्या होगा? स्पेरिकल। और फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट का जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो स्पेरिकल शेप के अंदर ही मिलेगा, इसका नाम क्या होगा? 1s। समझ में? एस क्या है? स्पेरिकल। क्लियर हो गया क्या? सिमिलरली पी का होता है प्रिंसिपल शेप, प्रिंसिपल शेप को हम ऐसा बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल शेप बोलते हैं। समझ में आएगा? तो इसकी मैक्सिमम मतलब इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ये मैक्स 90% प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, 90% प्रोबेबिलिटी में हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। उसके बाद नहीं होता, बिकॉज बीच में नोड आ जाते हैं। नोड का कंसेप्ट मैं आपको आज समझाऊंगा क्या होता है। वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता। समझ में आएगा? जैसे मान लेते हैं कि भैया इसके घर के बाजू में वहां पे कॉलेज भी है, क्या बोलते हैं इसका, स्कूल भी है, अकेडमी भी है, तो वहां पे ये प्रेजेंट नहीं होगा, कि पढ़ाई लिखाई की बात है, इसको क्या कर लेना देना है। तो वो पक्का पता है हमें, वहां प्रेजेंट नहीं होगा, वो नोड हो गया वहां पे जहां पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। समझ में आया सब लोगों को? तो बस, तो अब क्या हुआ ध्यान से समझो, ये था क्लियर हुआ सब लोगों को? एस एस क्यू होता है, पी कैसे पता चला? हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाली, मैक्सिमम पोजीशन इसी शेप में मिली, तो उससे हिसाब से हमने शेप्स निकाल दिए। क्या हो बेटा, बोलो प्राची। पूछो पूछो। अरे पूछ ले बेटा, पूछ ले, डर मत। अरे पूछ। फोटोज मतलब हम फोटो नहीं निकालते, हम एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हैं। हम क्या करते हैं, है ना, हम एक ये लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। क्या हुआ? फोटो क्या? वैसा फोटो मतलब एक्चुअल कैमरा से फोटो नहीं खींचते। समझ में आया? मैंने एक एग्जांपल दिया तुमको कि एक हनी बी है, हनी बी तुमको घूमते हुए दिख रही है, तो ऐसे तो घूमते हुए दिख रही है, बट फोटो खींचेंगे तो एक जगह पे दिखाई देगी क्या? तो इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारा मूव कर रहा है इस एरिया के अंदर, इतने एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? बट इतने एरिया में मूव करते हुए जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो एक स्पेसिफिक जगह पे होगा, फिर इस पे अगले स्पेसिफिक टाइम के लिए अगले जगह पे होगा। तो ऐसे जब मैंने सारी जगह पूरा 1 1.5 घंटा तक हमने अलग अलग जगहों के लिए कैलकुलेट किया, तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम जगह जो है वो यहीं पे है। समझा? फोटो खींचना मतलब एक्जैक्टली सही से फोटो नहीं खींचा, कि फोटो में इलेक्ट्रॉन दिखेगा भी नहीं। क्लियर हो गया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन की फोटो हम नहीं खींच सकते, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन गन अलग होती है, बट उसकी वो अलग है, वो ऐसे नहीं कैलकुलेट किया हमने। एक इक्वेशन होती है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, उसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। वो आपको सिखाएंगे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान समझो क्या होता है। अगर मैं एस की बात करता हूं तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अब एस की एक इलेक्ट्रॉन है, एस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन वो क्या होगी? 1/3। कितनी होगी? 1/3। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास तीन एक्सिस में से अगर ओवरलैप हो सकता है, या तो एस एक्स मेन एक्सिस अगर जेड होगी तो एस तो हमेशा हेड पे होता है, मेन एक्सिस पे होता है। अगर मेन एक्सिस जेड है तो एस कहां से ओवरलैप करेगा? जेड की तरफ से। अगर एक्स है तो एक्स से करेगा, वाई है तो वाई की तरफ करेगा। क्लियर हो गया क्या? तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी देखेंगे, तो इस डायरेक्शन में कितनी होगी और इस डायरेक्शन में कितनी होगी, और इसमें क्या होता है, सभी डायरेक्शन में देखोगे तो कितनी आएगी? 33.33% आएगी, दैट इज 1/3 आएगी। समझ में आया मैं क्या बोला? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? एक्स डायरेक्शन में 1/3, वाई डायरेक्शन में 1/3 और जेड में भी कितनी? 1/3। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अगर मैं पी की बात करता हूं तो देखो जरा हमने क्या स्टेटमेंट दिया, ध्यान सुनना। बहुत सारी बुक्स में इसको गलत दिया है, बहुत सारी बुक्स में जब आप पढ़ते हो तो बोलते हैं एस एस का ओवरलैप स्ट्रांग होता है, फिर एस पी का होता है, और सबसे वीक पीपी का होता है। ये बुक्स में लिखा होता है, ये गलत है। बहुत सारी बुक्स में जो लिखा होता है गलत होता है। मैं जेडएलई से आपको एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मैंने लिखवा के दिया पीपी का ज्यादा होगा। अब देखो जरा, अगर मैं पी ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को बताओ पी ऑर्बिटल में, अगर जो है पी ऑर्बिटल की बात करूंगा तो पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये पीएक्स है, तो पीएक्स में अगर पीएक्स डेफिनेटली कहां पे ओवरलैप करेगा? एक्स पे।
और इसकी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसकी फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एक्स एक्सिस कितनी है? 100%। सही है, इसमें तो 100% होगी। और इसमें कितनी होगी? 33%। तो इसमें जब ओवरलैप होगा अगर एक डायरेक्शन में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी होगी? 33%। और यहाँ पे जब एक्स डायरेक्शन में, तो कितनी होगी? 100%। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा, और यहाँ पे डेंसिटी क्या है? कम। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ओवरलैपिंग का होगा, स्ट्रांग होगा। समझ में आएगा? इसलिए जो है क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज मतलब और डायरेक्टेड होते हैं एक जगह पे, छोटे और डायरेक्टेड होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा एक जगह पर होती है। और इसलिए ओवरलैपिंग क्या होती है? इफेक्टिव होती है। बट एस के मामले में क्या होगा? एस के मामले में ये इतने एरिया के अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगी? कम ही आएगी। समझ में आएगा? बिकॉज यहाँ पे बाकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लेस होता है एस, तो डायरेक्शन लेस होता है, तो बाकी डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट पीएक्स में फिक्स होगा कि हमेशा डायरेक्शन में कहाँ पे होगी? पीएक्स में होगी। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसलिए पी जो होता है तुम्हारा, उसमें ओवरलैपिंग का होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। समझ में आएगा? देन योर क्या बोलते हैं, एस। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो यही तो बातें थी। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, आपका क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा। बिकॉज आपके क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बस खाली ये चाहिए, इससे क्वेश्चन बना देना। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छी बात है। नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, मुझे फिर से पूछ लेना, मैं फिर से अलग से बता दूंगा। बड़े आगे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप क्लियर हुआ सब लोगों को, कैसे निकालते हैं? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, तीन प्रकार की पाई बॉन्ड होती है ना? एक होती है पिप्पाई पिप्पाई, एक होती है पिप्पाई डिप्पाई, तीसरी होती है डिप्पाई डिप्पाई। तो मेरे पीछे बोलो, पिप्पाई पिप्पाई डिप्पाई 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 डिप्पाई। हाँ, पिपाई 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 डिपाई डिपाई डिपाई, तीन प्रकार की पाई बॉन्ड होती है। समझ में आएगा? ये सब पाई बॉन्ड बनती कैसे, उसके लिए से एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यहाँ से देखो जरा, डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, ये आपके सिलेबस में है नहीं, पर डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग आपको बहुत काम आएगा। नीट वाले जो बच्चे हैं उनको कम काम आता है, जेई वालों को बहुत ज्यादा काम आता है। जेई एडवांस का मस्त वाले क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। तो ध्यान से देखना जरा, डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कहाँ से शुरू होता है। आपके सिलेबस में खाली एस और पी दिया हुआ है ओवरलैपिंग में, आपको डी नहीं दिया हुआ है। डी में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, बट आप लोगों को सबको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में आएगा ये, है ना? एडवांस में आता है क्वेश्चन, इसे ध्यान से सुनना। अब रही बात नीट वालों की, तो बोलेंगे सर हमको क्यों पढ़ा रहे, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, नहीं भी पढ़ोगे तो तुम्हारी इच्छा है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। ठीक है, सुन लेना बस खाली। अब डी में कैसे डिफाइन करते हैं? डी मध्ये आपल्याकडे 5 डी ऑर्बिटल असतात, आणि 5 डी ऑर्बिटल मध्ये जे 2 आहे त्यांना आपण हेड म्हणतो. काय म्हणतो? आणि जे 3 आहे त्यांना आपण शोल्डर म्हणतो. बरोबर का? यांना आपण डबल डबल ई डी जनरेट म्हणतो. काय म्हणतो? डबल ई डी जनरेट, कारण की याच्यावर स्क्वेअर असतो, डी एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर आणि डी जेड स्क्वेयर। ये जो डी वाले होते हैं, ये डी वाले कैसे होते हैं? डबल ई डी जनरेट, और इनको बोलते हैं ऑन द एक्सिस वाले। कैसे होते हैं ये? ऑन द एक्सिस वाले कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे दिखते हैं, एक्सिस के ऊपर हुआ। और जेड स्क्वायर वाला जेड एक्सिस के ऊपर होता है, बीच में से गोलिया होता है। ठीक है, ये बीच का जो गोलिया होता है ये एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं। बट वो आपको आगे समझ में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्लियर है? इतना समझ लो, अगर लाइन के ऊपर है तो क्या होंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया? और सिंगल लाइन के ऊपर एक है तो क्या होगा? जेड स्क्वायर। और बिटवीन द एक्सिस वाले क्या होंगे? ऐसे लाइन के बीच में से निकलेंगे। क्लियर है? बिटवीन द एक्सिस वाले तीन होते हैं, एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड। क्लियर? ओके, बढ़ते आगे। डरोगे तो नहीं ना? पक्का? सही है ना? यस, करते जाओगे ना? नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोलना। कभी कभी क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब एडवांस आता है तो बच्चे मर जाते हैं आधे, क्योंकि फिजिकल में तो फिर भी मैथ्स होता है, इसमें मैथ्स, इसमें सब इमेजिनेशन होता है। और ऑर्बिटल ऐसा होगा, ऐसा घूम रहा होगा, ऐसे मिलेंगे, तो आधे बच्चे वहीं पे मर जाते हैं। इतने दिन जब तक मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता सब गुड़ी गुड़ी था, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता था ये ट्रिक इसको याद करके चले जाना, इसका ये होता है। पर अभी मैं सारे रीजंस बताऊंगा, विद डायग्राम बताऊंगा, तो वहां पे तुम लोगों की मौत आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, जहां मौत आएगी मुझे बोल देना सर फिर से समझाऊं, मैं फिर से समझाऊंगा। क्लियर? बट समझ लेना, मेरे को कुछ बच्चों का चेहरा देख के समझ में आया था उनको मौत आ रही है, तो देख लेना। हाँ, मैं बोला ना, देखो, ये डी ऑर्बिटल होते हैं 5, इनको ड्रॉ किया तो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। समझ में आएगा? एक्स वाई के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा एक्स वाई जेड का, तो डी दो दो जन का पेयर बनाएगा, एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड बनेगा। अब ये जो तीनों होते हैं जिनमें स्क्वायर नहीं लगा होता, इनको बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। क्या बोलेंगे? बिटवीन द ऍक्सिस। फॉर एक्झाम्पल, कारण की इथे आपल्याकडे किती 2 ऍक्सिस आहे का? मग याला मी वाय ऍक्सिस म्हणतो आणि याला मी एक्स ऍक्सिस म्हणतो, बरोबर का? आता एक्स आणि वाय ऍक्सिसच्या मधून निघणारे ऑर्बिटल त्याला आपण काय म्हणलं? डी एक्स वाय बिटवीन द ऍक्सिस। मग इथून डी आणि एक्सच्या मधून डबल, ये ऐसे निकलेगा। समझ में आया? अब डी ऑर्बिटल तो ऐसे होते हैं, डबल डबल। ठीक है, अगर मान ले मैं इसको बोल देता हूं, इस एक्सिस को बोलता हूं वाई और इसको बोलता हूं जेड, सही है? तो वाई और जेड में से निकलने वाले डी वाई जेड ऑर्बिटल। और अगर मैं इस ऑर्बिटल को बोल देता हूं, क्या बोल सकते हैं? जेड, और इसको एक्स, तो एक्स और जेड में से निकलने वाले ही है। समझ में आएगा? तो 3 बिटवीन द एक्सिस वाले हो गए। अब 2 ऑन द एक्सिस वाले होते हैं। ऑन द एक्सिस वाले कौन से होते हैं? एक होता है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये मान लेते, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर लेटे हुए होते हैं, ठीक है। ये मान लिया ऐसे एक्सिस है, क्लियर हो गया, ये एक्सिस, तो इसके ऊपर सो जाते हैं, एक्सिस के ऊपर, इसको बोलते हैं ऑन द एक्सिस। तो ऐसा डबल होते हैं, डबल, ये क्या बोलते हैं, डबल डंबल, ऐसा। क्लियर। अब जेड स्क्वायर की बात करेंगे, जेड स्क्वायर जो होता है तुम्हारा, ये जेड एक्सिस मान लेता हूं मैं, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के ऊपर लेटा हुआ, तो डी जेड स्क्वायर। अब बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोब ऐसे बाहर निकले होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के लोब ऐसे बाहर निकले होते हैं, फ्लैटन हुए होते हैं, इसको रिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिंग। वो तुमको आगे डायग्राम में समझ में आएगा, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा तुम डिटेल में, बट इतना समझ लो ऐसा होता है। क्लियर हो गया क्या, अभी समझ में आया। तो ध्यान समझो अब क्या होता है, जितने भी तुम्हारे बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, उनको शोल्डर बोलोगे, क्या बोलोगे, शोल्डर। बिटवीन द एक्सिस वाले को क्या बोलोगे, शोल्डर। और जो ऑन द एक्सिस वाले उनको खोपड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे। क्लियर हो गया। तो खोपड़ी से खोपड़ी भिड़ाओ, क्या बनाओ, और कंधे से कंधा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। समझ में आएगा, आप कर लोगे। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो देखो जरा क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब देखो, इधर देखो, पी पाई कैसे बनेगा, एक पी ऑर्बिटल पाई वाला, दूसरा पी ऑर्बिटल पाई वाला, पी पाई, समझ में आया। नेक्स्ट आता है पी पाई डी पाई, एक पी वाला और डी वाला। अब डी का पाई कौन सा वाला होगा, बिटवीन द एक्सिस वाला। तो देखो मैंने बिटवीन द एक्सिस वाला ड्रॉ किया, एक्सिस में बीच में से निकल रहा है, और ये दोनों चिपक गए, तो क्या बना, पी पाई डी पाई। और दोनों के दोनों डी पाई, तो क्या बना, डी पाई। समझ में आएगा। अब सवाल ये आता है कि सर आपने स्ट्रेंथ लिखा है, ये क्या लिखा, स्ट्रेंथ लिखी मैंने। स्ट्रेंथ में मैंने बोला कि भैया डी पाई स्ट्रॉन्गर है, और पी पाई क्या है, वीकर है। तो ऐसा क्यों बोला मैंने, मेरे को मजा आता है कैसे बोलने में, तो ध्यान से समझो, देखो जरा। पी पाई ऐसे है, और इनको मिलना है, तो मिलने के टाइम में मैंने बताया था बीच में पेट आता है, कल समझाया था, याद है ना, 18 18 महीने वाले बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे पेट आता है, तो पेट आने से क्या होगा, इन लोगों को ऐसा मिलना होता है, ऐसा मिल पाता है क्या, नहीं, ऐसे झुकना पड़ता है। तो दोनों को झुकना पड़ा क्या, ये दोनों को बेंड होना पड़ता है आगे आने का। क्लियर हो गया। बट अगर मैं बात करता हूँ पी पाई डी पाई की, ये तो पी पाई होगा, पी पाई डी पाई में देखो जरा, पी तो स्ट्रेट है, बट डी तो ऑलरेडी बेंड है, का थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है। तो ये दोनों का मिलना आसान हो जाएगा क्या, बिकॉज डी तो ऑलरेडी झुका हुआ है। नहीं समझ में आता। अरे पी तो स्ट्रेट है, और डी थोड़ा आगे की तरफ बेंड है, देखो जरा, थोड़ा सा ऑलरेडी आगे की तरफ बेंड होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा, मिल जाएगा। और लास्ट की बात करेंगे डी पाई की, तो ये तो दोनों के दोनों बेंड है, तो जब दोनों के दोनों बेंड है तो दोनों इजीली पास में है, तो जल्दी मिल जाएंगे क्या। यस, तो डी पाई में मिलना बहुत आसान होता है, बिकॉज दोनों के दोनों बेंड होते हैं, तो जल्दी बनती है और स्ट्रांग बनती है। डी पाई में एक जन स्ट्रेट रहता है, तो एक जन झुकता नहीं है, तो जल्दी सी बॉन्ड बनती नहीं है। और पी पाई में दोनों ही स्ट्रेट है, तो दोनों में बॉन्ड बनना थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि दोनों के दोनों को बेंड होना पड़ता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो है डी पाई ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर पी पाई, और लास्ट ही आता है पी पाई। समझ में आया सब लोगों को। हाँ, यस परफेक्ट। अगर देखेंगे तो सेंटर तो ये है, क्लियर हो गया। बट अगर सेंटर ये है, बट उसके बाद जो है, अब ये तो सेंटर है, मान लो ये एल्बो जो है मेरे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो पास नहीं आ सकते, बट ये दोनों को तो पास आने के लिए ऐसे मिलना पड़ेगा, तो मिलने के लिए इनको झुकना पड़ेगा, क्या बेंड होना पड़ेगा, तो बेंड होने में एनर्जी लगती है, पास आने में एनर्जी लगती है। समझ में आया। तो पी ऑर्बिटल अपने आपको बेंड, पी ऑर्बिटल को डेलिबरेटली अपना जोर लगा के, है ना, मुद्दाऊन क्या करना पड़ता है, बेंड होना पड़ता है। बट जो डी ऑर्बिटल है वो तो ऑलरेडी टेढ़े हैं, देख डी ऑर्बिटल थोड़े ऑलरेडी टेढ़े हैं, तो ये पी तो सीधा है और डी टेढ़ा है, तो जल्दी मिल जाएंगे क्या। और जब दोनों के दोनों डी है, तो दोनों के दोनों डी एकदम ऑलरेडी पास में, तो पास में तो मिलना और आसान हो जाएगा। समझ में आया। तो ये दोनों इजीली मिल पाते हैं, इजीली, बिकॉज इनमें बेंड होने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन, इस लोब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा। एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, समझ में आया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक और एक, ऐसा ये दोनों मिलेंगे। समझ में आया? क्या बोल रहे हो, डबल डबल से कम होगी, कम कैसे होगी, मतलब समझाने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या, लोब तो लोब ही रहेगा, उतने ही लोब है ना, जितने इसमें लोब है उतने इसमें लोब है। इंटरएक्शन का फर्क पड़ेगा। सी दिस, डी ऑर्बिटल जो होता है तुम्हारा, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर तुम बात करोगे, तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये है, क्लियर है। हाँ, तो अगर देखेंगे इस लोब में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो इस लोब में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितना रहेगा, एक ही रहेगा क्या। तो लोब में, एक लोब में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ, उस नहीं, पी की कैसे ज्यादा होगी तो बताओ। ओके, पी मतलब एक ही एक्सेस के ऊपर है, इसलिए हाँ वो सही है, हाँ वैसे सही है, बिकॉज पी एक ही एक्सेस के ऊपर होगा, तो उसमें ज्यादा होगी, क्लियर है। बट उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोल सकते हैं ये, बिकॉज क्योंकि जब पी ऑर्बिटल आएगा, तो पी तो अपना एक्स लेके आ रहा है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, समझ में आया।
ये एक्स एक्सिस है, क्लियर हो गया। बट जब पी को ओवरलैपिंग करनी है थोड़ी वो एक्स एक्सिस पे कर पाएगा, उसको थोड़ा बेंड होके एक्स वाई पे आना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे है तो ये ऐसा, बट ये ओवरलैपिंग करने के लिए तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, तो एक्स वाई के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा? अगर देखेंगे तो ये वाई है, तो ये पी ये सिर्फ एक्स पे ओवरलैप नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा झुकना पड़ेगा, तो झुकेगा तो कहां पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा क्या? तो समवेयर बिटवीन एक्स वाई आएगा, तो इसकी भी डेंसिटी बीच में मीडियोकर रेंज में ही आ जाएगी, क्लियर। और फिर झुकने की वजह से इसको अपना शेप चेंज करना पड़ेगा, इसको अपना ऑर्बिटल की जो डेंसिटी उसको इधर लेके आने पड़ेगी, समझ में आया? और इधर वाली डेंसिटी कम होगी बिकॉज वाई एक्सिस पे डेंसिटी कम है, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वाई का कम आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। रिपल्शन रिपल्शन होता है फेज वाइज, मैं फेज सिखाऊंगा अभी, इसके बाद फेज में आएगा। हल्का रिपल्शन होता है फेज वाइज, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सिमिलर फेज के हैं तो रिपल्शन होगा, और डिफरेंट फेज के हैं तो क्या होगा, रिपल्शन नहीं होगा। सब फेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी वो फेज पे आएंगे, हम लोग फेज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, पे अटेंशन, मैं क्या बता रहा हूं तुम लोगों को, ये देखते जाओ, ये यहाँ पे समझ में आया तुम लोगों को? क्लियर। अब बात करेंगे भैया, पीपाई पीपाई जो होता है इसको ज्यादा बेंड होना पड़ता है, क्लियर हो गया। और इनको ज्यादा बेंड होना पड़ेगा। अब जो तेरा क्वेश्चन है उसका सिंपल आंसर एक ही मैं बताता हूं, ये है एक्स एक्सिस पे, बट ओवरलैप करते हुए इसको किस पे आना पड़ेगा, एक्स से थोड़ा वाई को, वाई डायरेक्शन पे भी आना पड़ेगा, समझ में आएगा? तो वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है ही नहीं, जीरो ही होगी, बिकॉज पी एक्स की डेंसिटी तो सिर्फ एक्स पे होगी, पी वाई पे तो एकदम ही जीरो होगी। तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, जब इधर आता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और ये वाले की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी, समझ में? पी की तो दोनों पी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, क्लियर हो गया। बट डी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि डी में तो ऑलरेडी एक्स वाई पे डेंसिटी है, सही है ना? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, ऑलरेडी एक्स वाई पे ही है, तो इसकी जो है डेंसिटी कम नहीं होती, बिकॉज ये ऑलरेडी झुका हुआ है, और झुकने पे इसकी डेंसिटी कम नहीं होगी, बिकॉज इसकी डेंसिटी ऑलरेडी एक्स वाई डायरेक्शन में ही थी, क्लियर हो गया? ऐसे। तो ये तो बात हो गई पिपाई 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 डिपाई और डिपाई डिपाई की, बड़े आगे। यस। अब जो है इतना याद रखना, कुछ मत याद रखो, इतना याद रखो जितना, डिपाई डिपाई स्ट्रॉन्गर, फिर पिपाई पिपाई, फिर पिपाई डिपाई, लास्ट में आएगा पिपाई। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। अब एक स्पेशल टाइप का इंटरेक्शन पढ़ाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड। ये डेल्टा बॉन्ड जो होती है थर्ड टाइप की बॉन्ड होती है, एक होती है सिग्मा, एक होती है पाई, और थर्ड कौन सी होती है? डेल्टा बॉन्ड। ये यूजुअली मेटल्स में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? मेटल्स में। कभी भी ध्यान सुनो, देखो क्या है, मेटल्स में ही पाई जाने वाली बॉन्ड है, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, इसको बोलते हैं थ्री वे इंटरेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, फोर लोब इंटरेक्शन। ये कैसे होता है इसको समझाता हूँ। अभी समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं तुमको ट्राई करूंगा और एक तरीके से समझाने की। मान लो भैया ये एक आपके पास बिटवीन द एक्सिस वाला है, क्लियर है, और ये एक और बिटवीन द एक्सिस वाला है, इसका नाम है डी एक्स वाई और इसका नाम है डी एक्स वाई। इन दोनों को मैं ओवरलैप कराता हूं एक्स वाई प्लेन पे। कौन से प्लेन पे? एक्स वाई प्लेन पे, समझ में आएगा? तो एक्स वाई प्लेन पे ओवरलैप कराऊंगा। मान लो ये इसके ऑर्बिटल है, ये इसके ऑर्बिटल है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये ऐसा एक्स वाई प्लेन है, क्लियर है, और इस पे ऐसे आके मिल रहे हैं, तो ये आ जाएगी पाई बॉन्ड। कौन सी पाई बॉन्ड बनेगी? डी पाई डी पाई डी पाई, समझ में आया? कौन सी बॉन्ड बनेगी? डी पाई डी पाई। बट इसके अलावा एक स्पेशल इंटरेक्शन होता है। मान लो मैं इसको ऐसे लेके इसको थर्ड एक्सिस पे ओवरलैप कराऊंगा, एक्सिस पे ओवरलैप कराऊं, थर्ड पे, मतलब जेड एक्सिस से ऐसे एक दूसरे पे लेके आऊं, तो यहाँ पे चारों लोब चिपक जाएंगे। चारों लोब, इसको ऐसे उठाओ और ये ऐसे जेड एक्सिस के ऊपर इसके ऊपर रखो, तो चारों लोब चिपक जाएंगे क्या? जब चारों लोब चिपक जाते हैं इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? या फिर फोर लोब इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? फोर लोब इंटरेक्शन। समझ में आएगा? नॉर्मली जब बॉन्डिंग होती है तो टू लोब इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों अगर ऐसे मिलते हैं तो नॉर्मल पाई बॉन्ड बनेगी, बट इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे जेड एक्सिस के ऊपर से, तो इसको क्या बोलेंगे? फोर लोब इंटरेक्शन, इसको बोलेंगे डेल्टा बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बोलेंगे? समझ में आया डेल्टा बॉन्ड कैसे बनती है? सो दिस इज द डेल्टा बॉन्ड विच इज नोन है। तो अगर वाई डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई को अगर हम करेंगे ऑन द जेड एक्सिस, ओवरलैप ऑन जेड एक्सिस, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड। और ये खाली मेटल्स में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? मेटल्स में। किसमें पाई जाएगी? मेटल्स में। समझ में आएगा? इसलिए आप देखते हो एक कंपाउंड आता है मैंगनीज का, या क्या बोल सकते हैं, टंगस्टन का, उसके अंदर हम देखते हैं उसमें मैंगनीज और मैंगनीज में जो है ट्रिपल बॉन्ड होती है। कितनी बॉन्ड होती है? ट्रिपल। दो मेटल के बीच में कितनी बॉन्ड होती है? ट्रिपल बॉन्ड। तो पहली बॉन्ड कौन सी बनी? सिग्मा। दूसरी कौन सी बनी? पाई। और तीसरी कौन सी बनेगी? डेल्टा। समझ में आएगा? तीसरी बॉन्ड कौन सी बनती है? डेल्टा बॉन्ड। समझ में आया? डेल्टा बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोर लोब इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? फोर लोब इंटरेक्शन। क्लियर हो गया क्या? तो ये बात आ गई डेल्टा बॉन्ड के बारे में। तो डेल्टा बॉन्ड के बारे में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बिकॉज मैंने नोट्स में लिख के नहीं दिया, तो अगर आपको चाहिए तो अभी आप फटाफट लिख सकते हो। डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई ऑन द जेड एक्सिस, तो कौन सी बॉन्ड बनेगी? डेल्टा बॉन्ड। तो अगर मैं बात करता हूँ मेटल की, तो यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में जब थर्ड बॉन्ड बनती है, एम क्या है? मेटल है,
और इसे मेटल मेटल में पॉसिबल होती है। यहाँ पे पहली कौन सी बनी, सिग्मा, दूसरी कौन सी बनी, पाई, और तीसरी कौन सी बनेगी, डेल्टा। क्या बात, हरिओम, क्या बोल रहे हो? हाँ, सिग्मा एक ही बनती है ना, और पाई जो है वो दो बन सकती है, और डेल्टा जो है वो एक बनती है, ऐसा लिखा है उसको, मतलब वो लिख पाया। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, पाई मैक्सिमम दो बन सकती है, ऐसा लिखा है उसका मतलब, उसका मतलब ऐसा लिखा है कि सिग्मा एक ही बनती है, पाई दो बन सकती है और डेल्टा एक ही बनती है, ऐसा लिखा है उसका मतलब। ठीक है, मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड, हाँ अगर चार बॉन्ड बनाओगे तो चार में फिर दूसरी पाई होगी, ऐसा अगर मान लो इनके बीच में मैं चार बॉन्ड बनाता हूँ। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया कि अगर मेटल में तीन बॉन्ड है तो क्या बोल सकते हो, और उसमें अगर ये वाला इंटरेक्शन हो रहा है 4 वे वाला, तो उसमें एक डेल्टा होगी, क्लियर। अगर चार बॉन्ड होती तो डेफिनेटली एक पाई होगी, क्लियर। फिर एक 6 वे इंटरेक्शन भी होता है, बट वो छोड़ दो, तुम लोगों को है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं आता। हाँ, उसमें वो होता है यूरेनियम वाले, यू टू मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर, यू टू वाले ये भी बताया था मैं तुम लोगों को, यू टू मॉलिक्यूल। यस, यू टू मॉलिक्यूल होता है, यू टू, यूरेनियम, डाई यूरेनियम, डाई यूरेनियम के अंदर जो है ये इसमें 5 बॉन्ड बनती है, कौन सी बॉन्ड बनेगी, पाई। ये डेल्टा के भी ऊपर वाली बॉन्ड होती है, 5 बॉन्ड होती है ना। तो यूरेनियम लेंगे तो यूरेनियम के अंदर ये आ जाता है, इसमें अगर एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स में ऐसा होता है कि ये ऐसा कुछ एक एफ ऑर्बिटल होगा जिसमें 3 लोब होंगे, टोटल 6 लोब होते हैं एफ में ऐसे। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे, तो इसका इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होने के बाद यहाँ पे जो है 6 वे, 6 लोब होता है, 6 लोब इंटरेक्शन होगा, 6 लोब इंटरेक्शन के अंदर 5 बॉन्ड बनेगी। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड में बन जाती है, बस खाली एक ही एग्जांपल में पाया गया, नाम है यू टू, डाई यूरेनियम के अंदर इसमें 5 बॉन्ड बनती है, 6 लोब इंटरेक्शन होता है ऐसे। अजीब ही होता है थोड़ा सा, कुछ तो दिखता है यू टू। पर ड्राइंग विंग कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों को, 6 लोब इंटरेक्शन होता है, 5 बॉन्ड बनती है, यू टू, इतना याद रख लेना, ठीक है, यू टू भी याद रख लेना। डाई यूरेनियम होता है जहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, एफ ऑर्बिटल ये एक ही पाया गया है अभी तक, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में है नहीं। हाँ, हाँ एफ ऑर्बिटल में 6 लोब्स होते हैं, मतलब 6 लोब्स का यूज करते हैं हम, और भी हो सकते हैं, बट हम लोगों ने अभी तक जितना एविडेंस में पाया गया उसमें 6 लोब इंटरेक्शन ही देखा है एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, 7 होते, पर सेवेंथ वाला डेफिनेटली सामने नहीं आया होगा, पीछे होगा, तो इंटरेक्शन में नहीं काम आएगा, ऐसा होगा। 6 लोब इंटरेक्ट, इसके तीन ही यूज होते हैं, ऐसा होता है। ऐसे करने को तो बहुत सारे कर सकते हैं, बट इसके तीन और उसके तीन ही यूज होते हैं, तीन ऊपर तीन नीचे, ऐसे तो तीन बॉन्डिंग, तीन एंटी बॉन्डिंग ऐसे बनते हैं। हाँ, तीन एक्सिस में होते हैं, वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है, वो मेरे को भी पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, खाली इतना लिखा है कि यू टू मॉलिक्यूल के अंदर 5 बॉन्ड होती है, खाली एक एग्जांपल है, पूछा था ओलंपियाड में कि यू टू मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्ड होती है, तो 5 बॉन्ड होती है, 6 लोब इंटरेक्शन होता है। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने भी बहुत ढूंढा, कोई बुक्स में भी नहीं है, जेडेली उडेली में भी नहीं दिया हुआ है। ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था उसका, मेरे को याद है, इसलिए बता दिया तुम लोग को। वो अभी जब हम एमओटी में डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने का पीछे वाले ऑर्बिटल्स का क्या होता है वो दिखाई देगा अभी तक, ठीक है। वहां पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं वैसे भी, डोंट वरी। वैसे वाले क्वेश्चन एमओटी के डायग्राम में आएंगे। ठीक है, बड़े आगे समझ में आया सब लोगों को? तो सारे टाइप के इंटरेक्शन बता दिए, सिग्मा पाई कैसे बनती है, डेल्टा कैसे बनती है, फाई कैसे बनती है, क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करने से आप लोग को ज्यादा आइडिया आएगा कैसे। अब फेज ओवरलैप पढ़ लेते हैं, फेज ओवरलैप पढ़ने के बाद आप लोग को क्वेश्चन करा सकते हैं। फेज ओवरलैप बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ध्यान समझो, फेज ओवरलैप क्या होता है। अब सवाल ये आएगा सर कौन से मॉलिक्यूल में कौन सी पाई बॉन्ड है, ये कैसे समझ में आएगा, ये आपको इसके बाद समझ में आएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद। हाइब्रिडाइजेशन के बाद समझाऊंगा कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सी पाई बॉन्ड है, कौन से में पी पाई है, कौन से में पी पाई डी पाई है, कौन से में डी पाई डी पाई है। ये आपको कब समझ में आएगा, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा, बिना हाइब्रिडाइजेशन के समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, XCO3 ये दे दिया मैंने, तो यहाँ पे जेनॉन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है
उस तीन ऑक्सीजन है, तो तीन ऑक्सीजन में देखो जरा, तीन पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो तीन पाई बॉन्ड है हमारे पास। सवाल है तीनों पाई बॉन्ड कौन से टाइप की है, तीनों पी पाई है, एक पी पाई है, दोनों डी पाई है, कौन सी है? ये सब चीजें आपको समझ में आएगा टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड का, कि भैया कैसे फाइंड आउट करते विच पाई बॉन्ड इट इज, वो आपको समझ में आएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन का, कल तक में मोस्टली क्लियर हो जाएगा। अब फेज ओवरलैप देख लेते हैं, ये याद रहेगा सब लोगों को। फेज ओवरलैप क्या होता है? फेज ओवरलैप के लिए मैथ्स आना चाहिए, अगर बचपन में थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी होगी तो आपका काम हो जाएगा, नहीं पढ़ी तो भी टेंशन की बात नहीं, मैं हूं इधर, क्या टेंशन लेते हो आप लोगों को। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, ध्यान सुनो। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस प्लस प्लस होता है। माइनस होता है। ठीक है, ये होता है। इतना याद रखो, सेम साइन है तो प्लस, ऑपोजिट साइन है तो माइनस, याद रहेगा सब लोगों को। सेम साइन है तो प्लस, है ना? अब फेज क्या होता है, ध्यान समझो। देखेंगे एस ऑर्बिटल पे प्लस, एस ऑर्बिटल पे प्लस, दोनों को मिला के क्या आया? पॉजिटिव ओवरलैप। ये प्लस चार्ज नहीं है, पहली बात तो इसको समझना है, इसको बोलेंगे फेज। क्या बोलेंगे? फेज। फेज और चार्ज में फरक होता है। मैंने आपको बताया ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन असतात आणि इलेक्ट्रॉन जे आहे ते कसे ट्रॅव्हल करतात? वेव्हच्या फॉर्म मध्ये। कसे? वेव। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो क्या ओवरलैप करता है? वेव। ऑर्बिटल ओवरलॅप करते तो क्या ओवरलॅप करती है? इलेक्ट्रॉन की वेव। बिकॉज एका ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन असणार आणि तो ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, सही है। दूसरे ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो ऐसे ट्रैवल करेगा, दोनों वेव मिलेंगी। जब लड़का और लड़की मिलते हैं उसको डेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेट। लड़का लड़की मिलने जाते घूमने जाते उसको क्या बोलते हैं? डेट। बट जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसको बोलते हैं, जब वेव वेव सॉरी वेव और वेव मिलते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? तो जब दो वेव्स मिलती है उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। फिर से, जब दो वेव्स मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। जब दो वेव मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया क्या? अब इंटरफेरेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। एक क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। फिजिक्स में एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे जब वेव मिलती है तो, है ना? क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब दो वेव मिलके ऐड ऑन हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ऐड ऑन, एक बड़ी वेव बना लेगी। डिस्ट्रक्टिव में दोनों मिलके जो है क्या बोल सकते हैं, अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेती है, थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है छोटा मोटा। क्लियर हो गया? तो ये एक वेव जब मिलती है तो दो पॉसिबिलिटीज है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो देखेंगे भैया कैसे होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे, देखो मान लो मैंने ये वेव बनाई यहाँ पे, तो वेव को जो ऊपर वाला पार्ट है क्रेस्ट वाला, इसको मैं पॉजिटिव फेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? और इसको मैं नेगेटिव फेस बोलता हूँ। ये मैं मेरे हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ। बट अगर इसको नेगेटिव बोल दिया तो इसको पॉजिटिव बोल देना, ठीक है? क्लियर हो गया? अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, मतलब दोनों को पॉजिटिव मत कर देना बस, ठीक है? कसम है तुमको खुदा की, ये याद रखना बस खाली। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव है तो नीचे वाले को क्या दोगे? नेगेटिव। कर लोगे इतना तो? बहुत बढ़िया। अब मान लेते भैया यहाँ पे इस वाले वेव में ये है, और यहाँ पे मैं एक वेव बनाता हूँ, वो भी सिमिलर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। अब अगर मान लो ये दोनों वेव मिल रही है, तो इसका पहले वाला पार्ट और इसका पहले वाला पार्ट देखो जरा, दोनों के दोनों सामने सामने कौन से आए? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसे बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, जब प्लस और प्लस आते हैं तो क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव ओवरलैप। क्या होगा? पॉजिटिव ओवरलैप। समझ में आएगा? और जब पॉजिटिव ओवरलैप होगा उसको बोलेंगे हम लोग बॉन्डिंग, क्या बोल सकते हैं, फेज। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग फेज। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा उसको बोलेंगे अंटी बॉन्डिंग फेज। क्या बोलेंगे? अंटी बॉन्डिंग फेज। तो अभी यहां पे क्या होगा बता देगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। बट अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब देखो जरा, अब यहां इसका पॉजिटिव है, इसका सामने कौन सा है? नेगेटिव, तो कौन सा आ जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। क्या बनेगा? समझ में आया सब लोग को? फेज होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्लस और माइनस का चार्ज लिखता हूँ, ये प्लस और माइनस का चार्ज नहीं है, ये क्या है? फेज। तो ये ऐसे ऐसे। क्लियर हो गया क्या? अब ध्यान सुनो, जब कभी भी एस ऑर्बिटल बनाओगे तो एस ऑर्बिटल में एक ही फेज होता है। कितना फेज होगा? एक। क्लियर हो गया? तो या तो प्लस या तो माइनस। मान लो प्लस और प्लस दो एस ओवरलैप करेंगे, एक पे प्लस है दूसरे पे प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या बनाएंगे? प्लस। तो नाम क्या पड़ा? पॉजिटिव ओवरलैप, या फिर इन फेज ओवरलैप, या फिर नाम क्या दिया? इन फेज। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, क्या बनेगा? नेगेटिव ओवरलैप। अरे प्लस और माइनस में क्या बनता है? नेगेटिव। तो ये क्या बना? नेगेटिव ओवरलैप। क्लियर हो गया क्या? या इसको नेगेटिव को क्या बोलेंगे? आउट फेज ओवरलैप। क्लियर हुआ सब लोगों को? समझ में आया कैसे बनाते हैं? तो मैं सवाल दूंगा तो करोगे, डरोगे तो नहीं? ठीक है, तो सवाल करते जाओ, चलो। अब जो पी होता है, पी में ना दो लोब होते हैं, तो एक लोब में अगर प्लस है तो दूसरे में माइनस रखना। समझ में आएगा? पी में दोनों फेज अवेलेबल होते हैं, एक में प्लस होता है, एक पे क्या होगा? माइनस। क्लियर हो गया? तो अब बोले सर किस में प्लस रखना, वो अपनी मर्जी से कर लेना, एक में प्लस रखोगे तो दूसरे में माइनस रखना, बस इतना करना, दोनों में प्लस मत कर देना। ठीक है? मेरे से शिवा खाओगे। ठीक। हाँ बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव है नेगेटिव? क्यों भैया? यहाँ पे प्लस है तो ये तो माइनस है, प्लस और माइनस भी तो माइनस बना सकते हैं ना?
नहीं, सिर्फ सामने सामने वाले क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो सामने वाले इंटरैक्ट करेंगे तो प्लस और प्लस में क्या बनेगा, प्लस। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को हम बॉन्डिंग बोलेंगे क्या? यस, तो ये बॉन्डिंग फेज हो गया, समझ में आएगा? या बॉन्डिंग ओवरलैप क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग ओवरलैप। अगर मान लो भैया मैं ऐसा ले लेता हूं, अब बताओ क्या आएगा, नेगेटिव, समझ में आया? गुड। वाह, चूकी साहब। हाँ, क्या रहे, क्या रहे, नेगेटिव, बहुत बढ़िया। कैसे कर लोगे सब लोग, पॉजिटिव नेगेटिव कर लोगे, और बताओ, बताओ। क्यों पॉजिटिव? हाँ, सामने सामने वाले मिलते हैं ना। हाँ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट यहाँ तो नेगेटिव बनेगा ना। हाँ गुड, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आया सब लोग, कर लो कैसे क्वेश्चंस। तो यही सब बातें हैं, ऐसे कर लेना। अब डी की बात करेंगे, तो डी में कैसे होगा, देखो जरा, डी जब बनाते हो तो डी वाले आपको पूछते नहीं, कोई भी नहीं पूछेंगे, एडवांस एडवांस में भी नहीं पूछते। बट डी वाले में बताता हूँ, और डी में अगर इसमें पॉजिटिव है तो इस वाले में नेगेटिव होगा, समझ में आया? ये ऐसा एक लोब होता है। तो अगर इस वाले में बात करता हूँ, इस वाले में अगर मैंने नेगेटिव लिया तो इस वाले में क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, समझ में आएगा? क्लियर हो गया? तो डी वाले में याद रखना, ऐसे वाले में होता है, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, क्लियर हुआ? डी वाले ऐसे बनाने होते हैं। बट डी वाले तुम लोगों को काम नहीं आएंगे ज्यादा, क्लियर है? डी वाले में ज्यादा इंटरेक्शन ऐसे आते नहीं तुम लोगों को। बट मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके भी। एक और देखते, लास्ट। क्या बोल रहे हो? डी और पी वाला कराता हूँ ना, कराता हूँ, पहले ये तो करो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आएगा। नेगेटिव क्लियर हो गया? अब देखो जरा। हाँ बताओ, क्या रहा है, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, समझ में आया? ऐसा नहीं करेंगे, डोंट वरी। ऐसा उल्टा नहीं करेंगे, एक प्लस और एक माइनस ऐसा नहीं आएगा, ठीक है? वो डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे को पता था तुम लोगों का दिमाग ऐसे चलेगा। उसे जीरो ओवरलैप बोल देंगे, क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैप बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो क्या बोलते हैं, प्लस, ऐसा नहीं होगा, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव आया तो जीरो हो जाएगा, क्या बोलेगा, जीरो। मैं आपको उसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये गोलिया है एस, और यहाँ पे पी पाई वाला है, सही है? तो इस पे प्लस, इस पे माइनस ले लेंगे, इस पे प्लस ले लेंगे, इनका ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप कुछ ऐसा दिखाएगा, सही है? अब बताओ, इसका प्लस और इसका प्लस क्या बना, प्लस। इसका प्लस और इसका माइनस क्या बना, माइनस। जितना प्लस बनेगा उतना माइनस बनेगा क्या? तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैप, क्या होएगा, जीरो। तो ऐसा होगा तो जीरो ओवरलैप आ जाएगा। बट आपको ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब सबको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएंगे, करोगे क्वेश्चन? तो मैं आपको एक जेई का क्वेश्चन कराता हूँ, वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा, वीबीडी भी कंप्लीट हो जाएगा। किधर गई, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जेई एडवांस पे आई क्यूज। रोम रोम भाई, 2014 का क्वेश्चन है, किधर गई किधर गई किधर गई? मिल गया दोस्तों हमें, ये वही क्वेश्चन है। हाँ, अब जो डार्क वाला है उसको प्लस मान लो और लाइट वाले को माइनस मान लो, ऐसा कुछ तो कर लेना, ठीक है? और करो, चलो सॉल्व करो इसको। इससे पहले मैं शिवाय तो सॉल्व करना शुरू करो, दिखाई देता है सब लोगों को? नहीं दिखेगा तो मेरे को बोलना, मैं आप क्लास के बाहर निकालूंगा आपको एटलीस्ट। मैं देखता हूँ, रुको यार, मेरी आंखें कमजोर है, फिर भी तुमसे तो अच्छा देख लूंगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा जूम इन करते। ऑप्शन मत देखो, बिना ऑप्शन के करो। हाँ, अब तो दिख रहा होगा। इतना हार्ड नहीं है, अरे बाबा। सी आ रहा है क्या, पक्का? कर दूं सी लॉक? ठीक है, तो बड़े देखो देगा, सी लॉक कर दे। यस, देवी और सजनों, सी लॉक किया जाता है। जोरदार ताली हो जाए, 7 करोड़। बहुत बढ़िया, 7 करोड़ रुपए जीत गए आप लोग। अब देखो बच्चा पार्टी कैसे करेंगे सवाल इसको। तो लॉक से देंगे, लॉक से। ये देखो जरा, ये कौन से वाले, ऑन द एक्सिस वाले दिख रहेगा, अरे दिखते होंगे ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑन द एक्सिस वाले प्लस के सामने प्लस दिख रहेगा,
ये तो कौन सा आ जाएगा? आप देखो ऑन द एक्सिस में वाले क्या होते हैं? हेड होते हैं। हेड के सामने हेड, हेड और हेड में काम दिए सिग्मा। अरे भैया ये तो ऑन द एक्सिस वाले हैं, है ना? तो ऑन द एक्सिस वाले हेड 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 में क्या बनेगा? सिग्मा। और सिग्मा बनेगा तो बहुत बढ़िया। अब सिग्मा में भी देखो जरा, दोनों प्लस प्लस वाले हैं सामने, तो कौन सी बनेगी? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। तो डी डी में सिग्मा, कौन सा? डी डी सिग्मा बॉन्डिंग कहाँ गई? ये रहा, सही है। डी डी सिग्मा बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखो जरा, ये पिपाई डिपाई, पिपाई डिपाई है क्या? यस। पिपाई डिपाई में सामने प्लस प्लस, सामने नीचे माइनस माइनस, तो कौन सा बॉन्डिंग? पिपाई डिपाई, पिपाई डिपाई बॉन्डिंग। और पिपाई डिपाई एंटी बॉन्डिंग। सही है, प्लस के सामने माइनस माइनस प्लस। और लास्ट में ये जेड, और ये क्या बोलते हैं? ये दोनों हेड है, हेड हेड में क्या बनेगा? सिग्मा। सिग्मा बनेगा तो क्या बोल सकते हैं? बट ये प्लस है माइनस है तो एंटी बॉन्डिंग, डी डी एंटी बॉन्डिंग। आया सबको समझ में? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? यस। तो ऐसे ही जो है क्या बोल सकते हैं, आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं, इन लोगों को कर लेना। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। बढ़ते हैं आगे, वीबीटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीबीटी के जितने भी सारे टाइप के क्वेश्चंस थे, सब सब टाइप के करा दिए तुम लोगों को। बाकी एक दो कुछ छूट जाएगा तो बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। क्लियर? वीबीटी कंप्लीट होता है। टाइम क्या हुआ? अभी है टाइम। यस। तो नेक्स्ट थियरी आती है वेस्पर थियरी। ये नोट्स तुम लोग मांग रहे हो ना उनसे, गणेश सर से? ये भी देखो, मैं वही तो बोला हूं, जाके पूछा करो। इसमें देखो जरा, मेरे फोल्डर में जाओगे ना तो ट्वेल्थ नोट्स ओनली में जाना, ट्वेल्थ नोट्स में जाना। और ट्वेल्थ बी3 में जाना। किसमें जाओगे? ट्वेल्थ बी3 में। इसमें वीबीटी के दोनों है, वीबीटी पार्ट 1 और वीबीटी पार्ट 2। इसमें वीबीटी कंप्लीट है। क्लियर है? और उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, फिर बी2 वाले में सारे नोट्स है। बी2 वाले में जाओगे, अभी आज का जो नोट्स है वो बी2 में जाना। बी2 में लास्ट फोल्डर है वेस्पर एंड वीबीटी। इसमें वीबीटी का एक और पार्ट है, वो है ग्राफ वाला। वो ग्राफ वाला पार्ट अभी हमारा बचा, वो कर लेते हैं। यस, ओवरलैप तो हो गए, ग्राफ वाला पार्ट करते थे। देखो जरा, ग्राफ वाला पार्ट क्या है? इस तो हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप सब हो गया। ग्राफ वाला पार्ट करेंगे। वेस्पर से पहले एक ग्राफ है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। ग्राफ आपको एनसीईआरटी से कॉपी करना है, एनसीईआरटी में ग्राफ है, कॉपी कर लेना। ठीक है, वीबीटी का एक क्लास ग्राफ बचा है, वो ग्राफ को समझ लेते हैं। बात है, ये देखो, पीटर डिब्या, युवराज, डिपोल मूवमेंट। ये वो ग्राफ। ठीक है, इजी सा ग्राफ है। चिंटू मिंटू देखेंगे क्या है। देखते जाओ, ध्यान सुनो, मैं क्या बताता हूँ। क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखेंगे भैया, ये एनर्जी एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? एनर्जी। और इधर जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे दो जो डामर गोलियां दिख रही है, डामर गोलियां नहीं, एटम है। क्या है? एटम। ये दो एटम दिख रहे हैं। ये दोनों एटम जो है दूर दूर है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे थोड़े दूर है, जैसे से पास आ रहे हैं, जैसे क्या आ रहे हैं? पास। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहेगा। यस। तो जब काम होगा तो जब मॉलिक्यूल्स, जब एटम्स पास में आते हैं, तो पास आते क्यों? बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए आते हैं बॉन्ड। तो जब बॉन्ड बनेगी तो बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एनर्जी क्या हो जाती है? कम। तो हम देखेंगे, देखो जरा, एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, देखते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। और क्या हो रहा है? एटम्स क्या आ रहे हैं? पास। पास आते 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 एक हद तक पास आते हैं, एनर्जी बहुत कम होती है, सडनली एनर्जी शूट अप हो जाती है, बढ़ जाती है। सवाल आता है ऐसा क्यों? कल मैंने आपको डायग्राम बताया था ओवरलैपिंग का, तो मैंने आपको ओवरलैपिंग के डायग्राम में बताया था कि दो जन एकदम एक दूसरे के ऊपर एकदम गुस्से से नहीं चिपक जाते। कैसे, क्यों नहीं करते चिपकते, बताओ भैया? बीच में न्यूक्लियस आता है, तो एक हद तक पास में आएंगे, ज्यादा पास में आएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से बॉन्ड टूट जाएगी। समझ में आएगा? इसलिए जो है दो जन एक हद तक पास में आ सकते हैं, ज्यादा पास में आएंगे तो न्यूक्लियस पास में आ जाते हैं। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। तो यस, अब ये जो सबसे नीचे वाला जो डीप होता है, जो सबसे मिनिमम एनर्जी होती है, इसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो मिनिमम डी, सबसे सॉरी, जो सबसे बड़ा मैक्सिमम डीप होता है, जो है ना, जो डीप में मैक्सिमम होगा, इसी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। और ये बॉन्ड एनर्जी का जो ये पॉइंट होता है, यहां से लेके जीरो तक के पॉइंट को बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया? तो यहां से लेके यहां वाला पॉइंट बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। और ये जो है डीप को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। क्लियर हो सब लोगों को? सिंपल। तो याद रखिएगा सब लोग। ऐसे फालतू से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से समझते आओ। एग्जाम में आपको चार ग्राफ दे देंगे। चार क्या दे देंगे? ग्राफ दे देंगे। और चार ग्राफ देने के बाद विचारेंगे तुम लोगों को, बताओ भैया कि ये जो डायग्राम है जो मैंने बनाया है, इस डायग्राम का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इस डायग्राम का नाम होता है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम में विचारेंगे ऐसा, फिर ऐसा,
फिर वो ऐसा। यस, ऐसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्या बोल सकते हैं ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो कौन सा आएगा? सी। कौन सा है, डी आर है क्या? समझ में आया सब लोग कैसे निकालते हैं? तो बस यही सब बातें कर लोगे सब लोग, तो ऐसे एक तो फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर हो गया? पर इसे एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन आएगा वो कराता हूँ, ठीक है? ये तो फालतू क्वेश्चन है तो तुम लोग नींद में भी कर लोगे। डायग्राम याद रखने का सडनली पहले कम होता है फिर बाद में बढ़ जाता है याद रखने का, क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। यस, अब मेन क्वेश्चन देखेंगे, मेन क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से सुनो मेन क्वेश्चन क्या होता है। ताली क्यों बजा रहे भाई? चेंज कर लेगा जेंडर इंदर। ठीक है। हम्म, अब देखते जाओ, ध्यान सुनो क्या होता है। पहले ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पे हिस्सा दे देंगे। हम्म, हाँ ध्यान दो चलो। तीन बॉन्ड के कर्व है, तीन बॉन्ड के क्या है, कर्व है। ओके, बीबी दो हो गई क्या? दो बीबी तो नहीं पॉसिबल है, एक ही रखनी है। हाँ, फिर धर्म बदलना पड़ेगा। यस, फिर पांच छह एक साथ भी रखेंगे भाई। यस, हम दो हमारे डिग भर नहीं। तो देखो जरा, अब सवाल आएगा, सवाल पूछेंगे भैया सबसे स्टिफ बॉन्ड कौन सी, स्टिफ मतलब स्ट्रॉन्ग, एनसीईआरटी यूज सॉरी जेई वाले यूज करते हैं वर्ड स्टिफ बॉन्ड, स्टिफ यानी स्ट्रॉन्ग, स्टिफ यानी स्ट्रॉन्ग, विचारेंगे सबसे स्टिफ बॉन्ड कौन सी है? बताओ कौन सी स्टिफ है? ए, बी, सी, बी, बी कौन सी आएगी? बी, जिसका डिप सबसे ज्यादा है, जिसका डिप क्या होगा सबसे ज्यादा, वो क्या होगी? स्टिफ, वो क्या होगी? तो जिसका डिप ज्यादा होगा वो स्टिफ होगी क्या? तो बीबी सबसे स्ट्रॉन्ग। फिर पूछेंगे सबसे छोटी बॉन्ड कौन सी, बताओ जरा? सी, सी जितना ज्यादा इधर होगी उतनी बॉन्ड की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, तो ये छोटी। सबसे लंबी बॉन्ड कौन सी होगी? ए, ए। तो एग्जाम में बस यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्टिफ बॉन्ड कौन सी है? तो ये प्रश्न याद रख लेना, तुम लोगों को एग्जाम में पूछेंगे। नहीं, बॉन्ड लेंथ की बात सही है, तुम बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जो है कब होगा? जब तुम्हारे एटम सेम होंगे, जब एटम सेम होगा तभी वो वैलिड होता है, क्लियर होगा? बिकॉज जरूरी नहीं कि हर बार जिसकी बॉन्ड की लेंथ लंबी है उसकी स्ट्रेंथ को हम वैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसमें फिर एटम का कंपैरिजन होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि भैया दो एटम जो है ना, उनके दोनों एटम है छोटे बट फिर भी बॉन्ड वीक हो जाती है। फ्लोरीन, फ्लोरीन वाला के एग्जांपल आएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में देखेंगे तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड और क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, तो उस हिसाब से देखोगे तो तुम बोलोगे सर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो इसका ज्यादा है, तो ये बॉन्ड वीक होनी चाहिए, बट ये बॉन्ड स्ट्रांग होती है, ये क्या होती है? वीक। बिकॉज कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं लोन पेयर के, तो लोन पेयर के फैक्टर्स होते हैं, फिर फैक्टर्स होते हैं कि भैया ओवरलैपिंग कैसी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हम वो नहीं देखते, तो हमें डाटा पे देखते हैं। तो डाटा, मेन डाटा क्या बता रहा है? यस, मेन डाटा बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन सी है, इसकी डिस्टेंस कम है, तो ऐसे देख के हम बता सकते हैं, क्लियर हो गया? तो अब अगर पूछेंगे स्टिफ बॉन्ड कौन सी, तो स्टिफ बॉन्ड बताओ कौन सी हो जाएगी? सबसे स्टिफेस्ट बॉन्ड। हाँ, तो स्टिफ बॉन्ड पूछेंगे तो स्टिफ बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी हो जाएगी? बीबी। और लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सी होगी, बताओ जरा लॉन्गेस्ट? हाँ, ए। और जो है कब से सबसे छोटी नहीं, लॉन्गेस्ट, हाँ ए, और सबसे छोटी कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट। सुजीत सर लिखो, सॉरी बीबी बॉन्ड, सीसी करना रहेगा, शीशी। ठीक है, सुशी। समझ में आया सब लोगों को? कर लो ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे फालतू क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कर लेना। तो वीबीटी का अभी सब कुछ हो गया, ग्राफ हो गया, सब हो गया, असन आयना तसन आयना हे नायना तेना सब कंप्लीट कर लिया, क्लियर हो गया? वीबीटी कर लोगे सब लोग, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग सब समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे वेस्पर थ्योरी की तरफ। तो वेस्पर थ्योरी देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरी आती है वेस्पर थ्योरी। नाम ही मजा मजेदार सा, थ्योरी भी बड़ी मजेदार सी है। क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है सब समझेंगे हम लोग। क्या है बीच बीच में आता रहता है ये? यस, रोम रोम भाई, सब लोग ध्यान देंगे वेस्पर थ्योरी की तरफ। क्या होता है, फास्ट हो रहा है क्या ज्यादा? फास्ट होगा तो मेरे को बता देना, ठीक है? तुम लोग ये बी टू वाली हो, तुम तीन है ना, तुम लोग कोई प्रॉब्लम है, तुम लोग को ज्यादा फास्ट होगा तो बता दो, तुम लोग क्लास के बाहर तो निकाले कम से कम, ठीक है? मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते आगे, वेस्पर थ्योरी क्या है इससे ध्यान से सुनो। जब भी कोई नाम बहुत बड़ा सा है बहुत सिंपल सी थ्योरी, नाम बताएगा वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब होता क्या है, ध्यान समझो। जब कभी भी बॉन्ड बनती है तो बॉन्ड बनने के टाइम पे बॉन्ड बनने के टाइम पे हमने देखा था दो प्रकार के पेयर बनते हैं, दो प्रकार के क्या बनेंगे? पेयर। एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये दो ही प्रकार के पेयर बनते हैं, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनता। देखो जरा,
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कैसा बनता है ऐसा, दो बॉन्ड पेयर बन गया। और इधर एक लोन पेयरवा बनता है, इधर एक लोन पेयरवा बनता है, इधर एक लोन पेयरवा, इधर एक लोन पेयरवा, सही है क्या? ऐसा सिखाया था जाके कॉसिल लेविस थ्योरी पढ़ने का, क्या पढ़ने का? कॉसिल लेविस थ्योरी, उसमें मैंने पढ़ाया था कि बॉन्ड पेयर और क्या बनता है, लोन पेयर, समझ में आया क्या? तो अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनता किसका है, ये नालायक इधर ध्यान दे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनता किसका है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस। हमने देखा ऑक्सीजन के ऊपर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वैलेंस शेल के। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयर बनते हैं, क्या बनते हैं, पेयर। अब ये पेयर में इधर भी इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में हल्का हल्का रिपल्शन होगा क्या, यस। तो कुछ रिपल्शन तो होता ही है, बट रिपल्शन जो है होगा, तो उसी को समझने की जो थियरी, उसी का नाम क्या पड़ा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के पेयर्स और उनमें होने वाला रिपल्शन, उसको समझने वाली थियरी, नाम क्या पड़ा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। क्लियर हो सब लोगों को? तो ये बात हो गई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी की। अब समझेंगे भैया इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे कैसे लगती है, क्या क्या होता है, ध्यान समझो। कळलं सगळ्यांना? व्हॅलेन्स शेलचे इलेक्ट्रॉन्स आणि त्याचे पेयर बनतात, कुठले पेयर बनतात, बॉन्ड पेयर आणि लोन पेयर, दोनच प्रकारचे पेयर असतात। दो ही पेयर होते, सबको दो है क्या, देखो जरा, यस। तो दो पेयर होते हैं, तो दो पेयर बनते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और उनके बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने का फैक्टर को समझते हैं। अब ध्यान समझो, बॉन्ड पेयर यानी बंदा जो रिलेशनशिप में, समझ में आएगा, जो रिलेशनशिप में इसकी बॉन्ड ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, वो किसी से झगड़ा नहीं करता अपने दोस्तों से, क्यों नहीं करता, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत परेशान है अपने जीवन में, उसके झगड़ा करने वाली ऑलरेडी बैठी हुई है, तो वो क्यों किसी और से झगड़ा करेगा। क्लियर हो गया क्या? और ना वो ज्यादा रिएक्ट करता है, क्लियर हो गया ना, बाहर लोगों से रिएक्ट करता है, बाहर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अरे आउट हो गया, आउट हो गया, ये फोन पे बातें कर रहे हैं, बाबू हाँ है, ठीक है। हम लोग आईसीटी में थे, तो आईसीटी में भी कभी कभी हम लोग है ना बैडमिंटन खेलते शाम को कोर्ट के अंदर, तो शाम को बैडमिंटन खेलते, कभी समझो रिएक्शन लगा दी, रिएक्शन लगाने के बाद 1 घंटा बचा उसको, तो 1 घंटा हम लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं। तो बैडमिंटन खेलेंगे, तो हम लोग का एक फ्रेंड है, ठीक है, तो वो आकाश नाम का एक लड़का है, वो उसका चालू रहता है हमेशा। तो जो है हम लोग बैडमिंटन खेले, तो जैसे आउट हो गया तो फिर नेक्स्ट जन जाएगा, ऐसे 6-7 लोग हैं, तो दो दो जन खेलते थे। जैसे एक जन आउट हो गया तो नेक्स्ट वाला जाएगा, तो वो बातें करता रहता है। अब उसकी चांस आ गई ना, तो अब उसको बात करनी, उसको झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, तो फोन रखता है जेब में, 1 मिनट थाम, फोन रखता है जेब में और खेलता है, फटाफट आउट हो जाता है, साइड में मारता है, फिर आता है। ठीक है, तो वो एकदम, हम लोग खुश हो रहे हैं, ये आउट हो रहा है, वो हो रहा है, ये मर रहा है, इसने ऐसा शॉट मारा, कुछ हुआ, किसी ने बॉडी शॉट मार दिया, कुछ नहीं, है ना, कोई स्मैश मार रहा है उससे, सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अरे भाई क्या गेम खेल दिया, ये यहाँ पे। हम्म। तो ऐसे होते हैं बॉन्ड पेयर वाले जो होते हैं, उनका कोई माई बाप नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, हाई लेस रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज सारी रिएक्शन वही हो जाती है, बॉन्ड में हो जाती है। क्लियर हो गया क्या? लोन पेयर सिंगल लॉन्डे, ठीक है, हर चीज पे रिएक्ट करे, कुछ भी हो रहा है सबके बीच में टांग अड़ा रहे। फिर अभी मैं B2 में पढ़ा रहा था वहां पे, ठीक है, तो B2 में पढ़ा रहा था मैं, बोला लड़कियां तो बकरी होती है, तो सारे बॉयज मैं करने लगे। तो यही बातें होती है भैया। तो कहने का अर्थ ये है कि भैया लोन पेयर क्या होते हैं, अकेले घूम रहे होते हैं, बिकॉज वो कोई बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब तक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, तो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उनको जो है क्या बोल सकते हैं, वो ऐसे खुले घूम रहे होते हैं, खुले सांड जैसे। बट बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो बॉन्ड पेयर आर लेस रिएक्टिव, बॉन्ड पेयर आर लेस रिएक्टिव, तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होता है, कम। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसमें होगा, लोन पेयर और लोन पेयर में। तो जहां पे जो है क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके खाली रहेंगे, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा। क्लियर हो गया सबको, समझ में आया? तो याद रखने का, सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पे होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमें जब मॉल, ये जो वेस्पर थियरी, ये वेस्पर थियरी आई क्यों, वेस्पर थियरी बताती है मॉलिक्यूल का शेप, क्या बताएगी, शेप और ज्योमेट्री। ये बताती है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होना चाहिए। अब मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन करने के लिए कम से कम वहां पे 3 एटम होने चाहिए, कितने एटम होने चाहिए, 3, समझ में? 2 एटम में शेप डिफाइन नहीं होता, क्यों नहीं होता 2 एटम में शेप डिफाइन, क्यों, क्योंकि दो का फिक्स शेप होता है, लीनियर होता है, दो में शेप, एक शेप क्या होगा, लीनियर होगा। अगर मान लो मेरे को HCl लिखना है, तो ऑब्वियस रीजन से मैं ऐसे लिखूंगा, सही है, क्लियर हो गया, लीनियर। बट आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो दारू पिया हूं, ले, HCl ऐसा, एच से होगा क्या, नहीं होगा, क्लियर हो गया। HCl है तो ऑब्वियस है लीनियर होगा, समझ में आता है, दो लोगों में लीनियर शेप बनता है। बट 3 लोगों में प्रॉब्लम आती है, कितने लोगों में प्रॉब्लम आती है, 3। अगर मान लो भैया मैं ऐसा लिखता हूं, है ना, H2O, तो वाटर है, तो वाटर में मेरे पास एक ऑप्शन है कि लीनियर बना दो, दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर में रख दो, दो हाइड्रोजन को, एक को इधर रख दो, एक को इधर रख दो, ऐसा बना सकता हूँ क्या, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वी शेप में बना दो, लाइक शटल कॉक, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो वाटर के लिए क्या हुआ बेटा, बताओ। ये तो 3 ऑप्शन है क्या मेरे पास, तो ये तीनों ऑप्शन है, इनमें से मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। और भी मैं बहुत सारे तरीके, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कुछ अलग होगा, मैं अपने हिसाब से एंगल को स्विच कर सकता हूँ और ज्यादा पास में लेके आ सकता हूँ, ये ऐसा कर सकता हूँ, ले भाई।
क्लियर हो गया? तो अपने हिसाब से मैं बता, तो कौन सा शेप आएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट शेप ऑफ वाटर, है ना? बोलोगे सर शेप से क्या फर्क पड़ता है? शेप से सब कुछ फर्क पड़ता है, बिकॉज मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, मॉलिक्यूल की जो रिएक्शंस होती है, मॉलिक्यूल की जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, वो शेप डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो शेप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शेप को समझने के लिए जो है वेस्पर थ्योरी आई। तो वेस्पर थ्योरी बेसिकली क्या बताती है? शेप ऑफ यू, सॉरी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बताएगी? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताती है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे कैसे? तो मान लेते भैया सबसे पहला केस है कि एक सेंट्रल एटम पे दो लोग लगे हुए, एक सेंट्रल एटम पे कितने लोग लगे हुए हैं? दो लोग लगे, इसको बोलेंगे AB2 टाइप। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब मान लेते भैया एग्जांपल कौन सा है? ये एक ही बचा है, तो यही है नालायक जो दूसरे क्लास से आया, बाकी सब तो का तो हो चुका है ना, बाकी सब बच्चों का तो हो चुका होगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो मान लेते भैया तेरा नाम क्या, साइराज। हाँ, साइराज सिर्फ दादाजी जिंदा है। हाँ, परदादा जी की बात करते हैं, साइराज, साइराज के जो परदादा जी है, परदादा जी जब जा रहे थे स्वर्गवास हो रहा था उनका, तो स्वर्गवास होने के टाइम पे इसको अपनी खेती देके गए। क्या देके गए? खेती। खेती देके जाने के बाद बोले कि, और साथ में एक बैल दिया है। क्या दिया? बैल, और थोड़े पैसे दिए। सुनते जाओ, अरे बाबा अभी से मेरे को पढ़ाने देते, पहले हंसने लग जाते बच्चे लोग। ठीक है, अरे वो उसको क्या हुआ, अवंती रुक जा बेटा, हंस मत। क्या हुआ, सर विर पटकने लग गई क्या? सुन जी बेटा। ठीक है, ध्यान सुनो। तो क्या बोल रहे हो? सुनते जा, फटाफट सुनो। तो इसको जो है एक बैल दिया, इसने थोड़े पैसों से एक और बैल खरीद लिया। अब घर में बैल कितने हो गए? दो। अरे, तीन। तीन बैल ठीक है, मैं समझ गया, बट दो काम वाले दो बैल है, जो काम करने वाले वो दो ही बैल है। ठीक है, गाइज एंड गाइज, वी हैव जस्ट 6 minutes, टू प्लीज लेट मी कवर दिस, ओके? ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बोलता हूँ। तो जो है घर में दो बैल वगैरह, खूंटी एक है, खूंटी मतलब जिसपे बैल बांधते हैं। तो बैल बांधने वाली खूंटी कितनी है? एक। और क्या बोलते हैं, बैल कितने हैं? दो। तो अब बैलों में झगड़ा होता है, तो बैलों को इसके दादा, इसके परदादा जी ने बोला कि भैया बैलों को इस तरीके से बांधो कि बैलों में झगड़ा ना हो। तो एक खूंटे पे दो बैल बांधने, तो बेस्ट एंगल कितना होगा? 180 का होगा क्या? यस, तो ये दिमाग लगाता है और 180 का एंगल में रखता है, दोनों बैल दूर दूर रहते हैं, झगड़ा होता नहीं है। अब बच्चे लोग सवाल पूछेंगे, सर बैल तो रस्सी से बांधे, तो रस्सी से चल के घूम के इधर भी आ सकते हैं ना? सही ना? यहाँ पे रस्सी नहीं बांधी, यहाँ पे रॉड बांधी। क्या बांधी? रॉड बांधी, तो रॉड से जो है बैल नहीं जाते। तो एक ना, तो एक सेंटर पे जब दो साइड आइटम लगेंगे, तो बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा? 180। और ज्योमेट्री का नाम पड़ेगा लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। समझ में आएगा? एक सेंटर पे दो लोग लगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनो नालायक जनता। अब और पैसे आ गए, बैलों को अलग अलग रखा। बैलों को अलग अलग रखने के बाद जो है क्या बोलते हैं, बैलों में झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ तो पैसे आ गए। पैसे आने के बाद जो है क्या बोलते हैं, एक और बैल खरीद लिया। बैल कितने हो गए? काम वाले, काम करने वाले बैल कितने हैं? तीन। ओवरऑल चार है, काम करने वाले बैल तीन है। तीन बैलों को लगाना है एक सेंटर पे। बेस्ट तरीका क्या है साहिराज, बता। साहिराज क्या बेस्ट तरीका है तीन लोगों को लगाने का एक सेंटर पे? एक सेंटर पे तीन बेल लगाने, क्या बेस्ट तरीका है? 120 पे। सही है, ट्राइगोनल प्लेनर, लाइक अ पंखा। पंखा पता है तुम लोगों को? यस, फैन जैसे लगाएंगे। फैन कैसे होता है देखो जरा। एक सेंटर पे तीन लोग, बराबर का 120 का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 120 का एंगल आ जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? नाम बड़ा, ज्योमेट्री का नाम बड़ा, ट्राइगोनल प्लेनर का नाम बड़ा। ट्राइगोन है और एक प्लेन के ऊपर, एक ट्राई प्लेन के ऊपर नाम पड़ेगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर हो गया क्या? और पैसा आ गया, खुश हो गया भाई। ये बस। हाँ, नहीं, अभी मैं उस पे आता हूँ। और पैसा आ गया, बैल चार हो गए। कितने बैल हो गए? चार। अब सवाल यह आता है कि सर, है ना, बहुत लोग मन में क्वेश्चन आएगा, सर खूंटी क्यों नहीं खरीद ली? जब इतना पैसा आ रहा है तो खूंटी क्यों नहीं खरीद रहे? तो इसके दादाजी की जो है क्या बोलते हैं, आखिरी दो इच्छा थी, उसमें से दो में से पहली, पर दादाजी सॉरी। तो अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ऐसे तुम्हें क्या पढ़ाने दोगे यार? अवंती टेंशन में आ गई बोले। ठीक है, फिर से सुनो। तो इसके परदादा जी की जो इच्छा थी वो थी, दो इच्छा थी, दो में से पहली इच्छा थी कि खूंटा घर में एक ही रहेगा। खूंटी क्या रहेगी? अब सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों? तो जाके परदादा जी से पूछ के आओ। ऊपर जाओ, पूछ के आओ, पता चल जाएगा। अगर रिटर्न आ जाते हो तो अच्छी बात है, बहुत लोगों ने ट्राई किया, अभी तक आए नहीं बहुत लोग रिटर्न। कोई धुरंधर रिटर्न नहीं आया। बड़े आगे समझ में आया? खूंटी एक ही रहेगी। अब और पैसा आ गया, तो कितने बैल हो गए? चार। चार बैल हो गए। चार बैल को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्राची बताओ? चार लोगों को लगाना है एक सेंटर में। हाँ, तो प्लेन के, और अगर अलग अलग प्लेन में लगाए तो कितना हो जाएगा? अलग कितना? तो यस, तो ये देखेंगे भैया, तो इसको इसने जो है केमिस्ट्री पढ़ा था, इसको पता है, अगर चार लोग लगाएंगे एक प्लेन में तो 90 होगा। बट हमारा जो क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल होता है तो 3 डायमेंशनल होता है। तो मान लो कि भैया इसने क्या किया, खूंटे को लगा दिया हवा में। खूंटे को क्या लगा दिया? हवा में। तो ये खूंटा हवा में, मान लो एक बैल ऊपर बंधा है और एक बैल नीचे बंधा हुआ है। एक बैल ऊपर, एक बैल नीचे, और दो बैल ऐसे प्लेन में है। सही है क्या? तो इसे बोलेंगे टेट्राहाइड्रल। क्या बोलेंगे? अब जो मैथ्स के बच्चे उनको समझ में आता होगा टेट्राहाइड्रॉन कैसा होता है। तो टेट्राहाइड्रल बनेगा, एक अबव द प्लेन बनेगा और एक बिलो द प्लेन बनेगा, और दो लोग कहाँ लगेंगे?
प्लेन में लगेंगे, इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। 109 डिग्री का एंगल होता है। कितने का एंगल होता है? 109 डिग्री, 28 मिनट्स का एग्जैक्ट एंगल होता है। शेप का नाम पड़ता है, ज्योमेट्री का नाम पड़ता है टेट्राहेड्रल। क्या नाम पड़ा? जहां पे दो लोग प्लेन में, दो लोग प्लेन के कहा होते हैं? बाहर होते हैं। क्लियर हो गया क्या? यस, तो ये हो गया बातें यहाँ की। तो इस तरीके से जो है, और ऐसा आ गया, नाम पड़ा टेट्राहेड्रल। याद रहेगा सब लोग टेट्राहेड्रल? चल जा कंजरिया। बदक? बदक? कौन दिखाया तुमको? सुजीत सर? क्या किस में दिखाया? ओके, टेट्राहेड्रल का। ठीक है। अब देखो जरा, एक सेंटर पे दो लोग, लीनियर आ गया क्या? एक सेंटर पे तीन लोग, कितना आ रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है क्या? यस। और एक सेंटर पे चार लोग, क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा क्या? तो टेट्राहेड्रल ये बन जाएगा, दो लोग प्लेन के बाहर, दो लोग प्लेन में। क्लियर होगा? मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन पे दो लोग, और एक प्लेन के आगे, प्लेन प्लेन के पीछे टेट्राहेड्रल। अब और पैसा आ गया, और पैसा आने से कितने हो गए? पांच जन हो गए क्या? अब पांच जन को लगाना था। अब इसने क्रैक कर लिया कोड कि भैया एक को अबाउ द प्लेन भेज दो, एक को बिलो ध्यान और बाकी बचे किधर? प्लेन में। तो प्लेन में कितने बचेंगे? तीन। पांच लोग है ना? पांच में एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, प्लेन में कितने बचेंगे? तीन। तो ध्यान से देखो जरा, क्या बनाया है इसने, देखते जाओ। तो सीधे अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, प्लेन में कितने? तीन। तो क्या होगा? अब इसका नाम पड़ेगा ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम पड़ा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऊपर एक पिरामिड बनेगा, नीचे एक पिरामिड बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल नाम पड़ेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नाम पड़ेगा। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले में कितना बॉन्ड एंगल होगा? 180 का, है ना? और प्लेन में जो तीनों लोग हैं उनमें कितने का बॉन्ड एंगल होगा? 120 का। और 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? छह। ऊपर वाले के तीन, नीचे वाले के तीन, और तो ओवरऑल कितने हो गए? छह। अरे ऊपर वाले के तीन, नीचे वाले के तीन, ऊपर ओवरऑल कितने हो गए? छह। समझ में आया टीबीबी? अब टीबीबी की एक खासियत होती है, ध्यान सुनना। जो प्लेन के बाहर की बॉन्ड होती है, कहाँ की बॉन्ड होती है? प्लेन के बाहर की, उसको हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बोलेंगे? एक्सियल। तो ये दो एक्सियल बॉन्ड है, क्या दिख रहा है तुम लोग को? दो एक्सियल बॉन्ड है। कितनी एक्सियल बॉन्ड है? दो। और जो प्लेन के अंदर की बॉन्ड है उसको इक्विटोरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इक्वेटोरियल वाली कितनी हो गई? तीन। समझ में आया? अब टीबीपी ज्योमेट्री में 90 डिग्री के रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर होती है। एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली क्या होंगी? लॉन्गर। इसको याद रखना, एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर। मैंने लिखवा के दिया नोट्स के अंदर, अच्छे से आप नोट से कॉपी कर सकते हो। ये देख लो, यहाँ पे सारे ड्रॉ किए मैंने, नोट से कॉपी कर लेना। ये टीबीपी ज्योमेट्री, प्लेन वाली बॉन्ड इक्विटोरियल, और आउट ऑफ द प्लेन वाली बॉन्ड एक्सियल या फिर एपेक्स। और यहाँ पे लिखवा के दिया है इन टीबीपी, टीबीपी एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्विटोरियल बॉन्ड्स। बाकी का डिटेल हम कल पढ़ेंगे। होपफुली सबको समझ में आ गया हो। पेन किसका है ये? ढक्कन। ये लो बेटा। शायरी सुनोगे क्या? सुनो, ये लो। क्या सुना? इस पे? किसको सुनाना है? पर्दा? पर्दा था क्या? नहीं रे बाबा, पागल हो गया? किसी के एंसिस्टर्स पे क्यों सुनानी, पागल? ऊपर से मेरे पीछे पड़ गए तो? मैं भूत? बस, आत्माएं दिख रही है मेरे को। अभी एक सीरीज देख रहा हूँ, भय करके। भाई साहब क्या सीरीज बनाई है, एक नंबर। तुम लोगों को टाइम लगेगा, जाके देखना। बहुत बढ़िया सीरीज है, भय। एक इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट था, ठीक है? उसके बारे में मेरे को कल याद दिलाना, कल तुम डिटेल में बताऊंगा तो मजा आएगा। मैं थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में। कल मेरे को याद दिलाना सर, वो भय वाली सीरीज का मैं बताऊँ, तुम डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग आगे शायरी की तरफ। तुमको शेर कहूँ या शायरी? शेर कहूँ या शायरी, या गाऊं कोई गाना? पार्क में घूमे तेरी नानी, लाइन मारे मेरे नाना। अब सुनो, अभी तुमको छोटी वाली सुनाता हूँ, कल बड़ी वाली सुनाऊंगा। ठीक है? अभी टाइम नहीं, लेट हो रहा है, सुनो। ये तुमको सुनाई थी ना?